Assalamu alaikum to you all. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail Tutorial. I hope that you will be all as pretty and good as morning flowers. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट नंबर सेकंड हेमोस्टेसिस एंड एडाप्टेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा एंड आई एम फुली कन्विंस कि इस वीडियो लेक्चर को अटेम्प्ट करने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को फुली देखने के बाद आप सब हजरात इस काबिल हो जाएंगे कि हेमोस्टेसिस एंड एडाप्टेशन के चैप्टर में आपको किसी किस्म की डाउट या कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्चुअल स्टडी के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो भी अंडरलाइन करेंगे और साथ ही साथ जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछे जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, वो भी अंडरलाइन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रही। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने के बाद आई एम फुली कन्विंस कि आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे डिफाइन द टर्म हेमोस्टेसिस, कि आप लोग हेमोस्टेसिस को इजीली डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ हेमोस्टेसिस। डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट हेमोस्टेसिस, वो सारे फैक्टर्स जो इंटरनल फैक्टर्स हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जो हेमोस्टेसिस को अफेक्ट करता है, हेमोस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है, वो आप लोग इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट्स, टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारे पास होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आप दोनों को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। डिस्कस द रूल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस विद एग्जांपल, और इसके साथ साथ जो फीडबैक मैकेनिज्म का रोल क्या होता है, टू टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके थ्रू होमोस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहता है। एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल के साथ साथ नेगेटिव एंड फीडबैक मैकेनिज्म दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। सबसे पहले हमारे पास है हेमोस्टेसिस। So the word hemostasis is derived from two words. The first word is hemo, which means the sameness or same or constant, and stasis means still. So the word hemostasis is a dynamic. इट्स मीन दैट कि द वर्ल्ड डायनामिक मीन कि हेमोस्टेसिस हमारे पास वो कंडीशन है जिसके थ्रू हमारी इंटरनल बॉडी ख़ुद को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट बनाती है। मेरे इस बात के कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू हमारे बॉडी के सिस्टम्स में, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में कोई भी चेंजेस आ रहा होता है तो उस टाइम हमारी बॉडी फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू उस सिस्टम को दोबारा अपने ओरिजिनल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है और उस इंटरनल बॉडी के ऑर्गन को या इंटरनल बॉडी की कंडीशन को मेंटेन रखता है, सेम उस नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए कोशिश करता है और सेम उसी नॉर्मल कंडीशन में रखता है। उस प्रोसेस को हम हेमोस्टेसिस बोलते हैं। द वर्ड हेमोस्टेसिस is derived from two words. The first word that is hemo, which mean to maintain or the sameness, यानी जिस तरह हमारी बॉडी पहले नॉर्मल कंडीशन में होती है सेम उसी तरह रखने की कोशिश करते हैं हमारी बॉडी अपने आप को। एंड स्टेसिस मीन स्टिल, मतलब फॉर एवर, यानी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो या इंटरनल फैक्टर्स हो जिसकी वजह से हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन में चेंजेस आ रहा होता है तो उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज़्म होते हैं। उस मैकेनिज़्म के थ्रू हमारी बॉडी अपने उस ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, मेंटेन रखता है। इस प्रोसेस को हम हेमोस्टेसिस बोलते हैं। हेमोस्टेसिस एज अ डायनामिक, इस फ़िक्रे का, इस वर्डिंग का मतलब ये है कि हम होमोस्टेसिस क्या है, एक डायनामिक है, मतलब ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन कभी हद से ज़्यादा हो जाता है, कभी हद से ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। और इस चेंजेस को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी हमारे पास मैकेनिज़्म शो करती है
थ्रू नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस बोलते हैं। The condition of equilibrium, balance in the body internal environment due to the causeless इंटरप्ले ऑफ द बॉडी मैनी रेगुलेटरी प्रोसेस। अब हेमोस्टेसिस क्या है? ये वो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बैलेंस स्टेट है बॉडी का, जो इंटरनल फैक्टर्स या जो हमारे बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, उस इंटरनल इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स के रेगुलेटरी प्रोसेस होते हैं और उन रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी अपने आप को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक बैलेंस स्टेट में रखता है और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस बोलते हैं। Hemostasis and response to changing condition, the body equilibrium can shift among point in a narrow range that is compatible with maintaining life. अब क्या है? In response to changing condition, the body equilibrium can shift among point in a narrow range that is compatible with maintaining life. अब कंडीशन चेंज होते रहते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, मगर हमारी बॉडी क्या करती है? अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए एक नैरो रेंज के मुताबिक, मतलब उस चीज़ को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू वो ओरिजिनल स्टेट को बरकरार रखती है। उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टे बिटवीन 70 to 110 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी की नॉर्मल जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना है? 70 to 110 mg। 70 to 110 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हमारी ब्लड की ग्लूकोज लेवल है। तो अब अगर इस ग्लूकोज लेवल में कोई चेंजेस आ रहा होता है, तो या ज़्यादा होता है या कम होता है, तो हमारी बॉडी डिफरेंट वे से, डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू इसी ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मेंटेन रखेगी और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हेमोस्टेसिस। Each structure from the cells level to the systemic level contributes in some way to keep the internal environment of the body within normal limits. अब सेलुलर लेवल से लेकर जितने भी सिस्टेमिक लेवल तक, यानी पर सेल भी इसमें इन्वॉल्व होता है या पूरा का पूरा एक सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी अगर इसमें रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमारी ब्लड का ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो हमारे रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं, जो कि ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। वो मैसेज सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को कि वो ब्लड की ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखें। इसके अलावा इसमें सिस्टम भी पूरा का पूरा एक इन्वॉल्व होता है, जिस तरह आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या यूरिनरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये पूरा सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि वो आपकी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको एक नॉर्मल लिमिट्स तक रखे, या एक सेल से लेकर पूरे सिस्टम तक भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। फैक्टर इफेक्ट्स ऑन हेमोस्टेसिस। अब वो फैक्टर्स जो हेमोस्टेसिस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। हेमोस्टेसिस एंड ह्यूमन बॉडी एज कंट्रोलिंग बीइंग डिस्टर्ब्ड। अब हेमोस्टेसिस जो है, ह्यूमन बॉडी की जो हेमोस्टेसिस होती है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? डिस्टर्ब होता रहता है। यानी हमारी जो बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर होता है या इंटरनल जो कंडीशन होता है बॉडी का, वो सेम नहीं रहता, वो मुसलसल तौर पर कंटिन्यूसली क्या? डिस्टर्ब होता रहता है। सम डिस्टर्बेंस कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी। अब सम डिस्टर्बेंस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट की वजह से होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी की वजह से, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इंसल्ट। किस चीज़? एज अ फिजिकल इंसल्ट की फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में वो एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंट से क्या हो जाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है या बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है गर्मियों में, तो उस टाइम हमारी बॉडी क्या करती है? अपनी जो इंटरनल टेम्परेचर होती है बॉडी के, उसको उसी 37 डिग्री सी पर मेंटेन रखने की क्या करती है? कोशिश करती है। बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो मगर बॉडी जो है वो अपनी इंटरनल टेम्परेचर को क्या 37 डिग्री 37 फ़ारेनहाइट पर ही रखने की कोशिश करती है। तो इस तरह
अगर बॉडी का जो एक्सटर्नल हमारा टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाए, वो -3 -4 माइनस में चला जाए, तो तब भी उसी टाइम भी हमारी बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक ख़ास लिमिट तक नॉर्मल रेंज में रखती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस बोलते हैं। मेरे इस बात के कहने का मतलब ये है कि हेमोस्टेसिस पे डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जिस तरह मैंने आप लोगों को टेम्परेचर का एग्जांपल दिया, भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकते हैं। अदर डिस्टर्बशन ओरिजिनेट्स इन द इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन द बॉडी। और इसके अलावा कुछ डिस्टर्बेंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ही जन्म लेते हैं। यानी लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें, ब्लड का हमारे पास ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया। अब ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो आपकी बॉडी के इंटरनल फैक्टर है कि वो ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम हमारी बॉडी भी क्या करती है? फाइट करती है कि वो उस ग्लूकोज लेवल को एक नॉर्मल लिमिट्स तक रखे। हेमोस्टेसिस में आल्सो अकर ड्यू टू द फिजिकल स्ट्रेस एंड आवर सोशल इन्वायरमेंट। और इस तरह हेमोस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सोशल फैक्टर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी क्या इफेक्ट होता है। In most cases, the disturbance of hemostasis is mild and temporary, and response of body cells quickly restore balance and the internal environment. अब most of the cases में जो hemostasis हमारा disturb हो जाता है वो हम mild होता है, moderate level का होता है, या वो temporary होता है, एक ख़ास लिमिट तक का होता है। देन हमारी बॉडी क्विकली क्या करती है? अपनी इंटरनल environment को दोबारा रिस्टोर करती है। यानी अगर हमें फीवर हो जाए, कोई इन्फेक्शन काज हो जाए, अगर ड्यूरिंग इन्फेक्शन हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? हमारी बॉडी क्विकली रिस्पांस शो करती है थ्रू डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोसेस कि वो अपनी इस ओरिजिनल स्टेट को क्या करें? मेंटेन करें। तो इस तरह ये हमारे पास टेम्पररी भी एक ख़ास लिमिट के लिए भी हो सकता है, यानी थोड़े देर के लिए हमारे बॉडी के इंटरनल जो सिस्टम है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद बॉडी क्या करती है? अपने उस पहले वाले इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर सकती है? क्विकली रिस्टोर करती है। हाउएवर इन सम केसेस the disturbance of hemostasis may be intense and prolonged as in poisoning or exposure to temperature extreme severe infection। और अब बास केसेस में क्या हो जाता है कि ये प्रोलॉन्ग भी हो जाती है, हमारी हेमोस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है वह प्रोलॉन्ग डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो उस टाइम हमारी जो हेमोस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है, बॉडी का जो होमोस्टेसिस होता है, वह प्रोलॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है? डिस्टर्बेंस में रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी होमोस्टेसिस क्या डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डिजीज़। अब कोई भी डिजीज़ हो, जिस डिजीज़ क्या होती है जिसके वजह से हमारी बॉडी की फंक्शन में क्या आ जाए? फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो जाए, बॉडी का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाए, उसमें कोई ख़राबी आ जाए, तो वो डिजीज़ किस वजह से काज होती है? उसका एक ख़ास काजिटिव एजेंट होता है। तो वो काजिटिव एजेंट हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें आती है। मगर जो डिजीज़ काज हुई है, तो डिजीज़ काज कहाँ पर होती है? आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर काज होती है। तो इस तरह डिजीज़ हमारा इंटरनल एक सोर्स है कि उसकी वजह से क्या होती है? हमारी जो होमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है, होमोस्टेसिस बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी हमारा जो सोशल फैक्टर्स की वजह से हमें स्ट्रेस लग जाता है, स्ट्रेस में हम चले जाते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारा जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है होमोस्टेसिस, वो डिस्टर्ब हो जाता है। लाइफस्टाइल, मतलब जिस तरह बंदा स्टाइल होते हैं बंदे के, अगर वो ड्रिंकिंग कर रहा हो या वो स्मोकिंग कर रहा हो, डिफरेंट टाइप्स की डाइट ले रहा हो, तो डाइट की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, या वो अल्कोहल पी रहा हो या स्मोकिंग की वजह से भी हमारी जो होमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है? इफेक्ट हो जाता है। इंजरीज की वजह से भी हमारा जो होमोस्टेसिस प्रोसेस होता है वो इफेक्ट हो जाता है। इलनेस की वजह से, यानी फीवर हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी हमारा हेमोस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है वो इफेक्ट होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर्स फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बॉडी से वाटर का लॉस
पॉज हो जाना, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं, उस टाइम हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। तो उस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोसेस फिर इस डिहाइड्रेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करती है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के थ्रू, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो जाते हैं और आके ट्यूबुलर रीजन ऑफ द नेफ्रॉन में क्या अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उस तरह हमारे डिहाइड्रेशन को कम करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फैक्टर्स है जो कि हेमोस्टेसिस को क्या इफेक्ट करती है। आउटसाइड टेम्परेचर, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं जो होमोस्टेसिस को डिस्टर्ब करते हैं, इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व है। ये इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से, MCQs के लिहाज से। इससे कोई भी फैक्टर्स ले सकता है, डिजीज़ ले सकता है, आउटसाइड टेम्परेचर ले सकता है कि ये कौन सा फैक्टर्स है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। फीडबैक सिस्टम, अब हमारी बॉडी की होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया, अब उस डिस्टर्बेंस को उस नॉर्मल रेंज में वापस लाने के लिए जो मैकेनिज़्म होता है, उस मैकेनिज़्म को हम फीडबैक मैकेनिज़्म बोलते हैं। हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब उस डिस्टर्बेंस को रिस्टोर करने के लिए, बैलेंस स्टेट में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है, 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इस सिस्टम को हम फीडबैक सिस्टम या फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक लूप कहते हैं। अ फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप इंतहाई इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, वाइवा के लिहाज से, कि फीडबैक सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज्म एज आल्सो कॉल्ड फीडबैक लूप। अ फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप एज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच द स्टेटस ऑफ अ बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, इवॉल्वेड, चेंज, रीमोनिटर्ड, रीइवॉल्वेड एंड सो ऑन। अब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी क्या करती है, जो कंडीशन होती है उसको चेंज करती है, इवॉल्वेट करती है, देन अगेन चेंज हो जाता है, देन अगेन रीमोनिटर्ड हो जाता है एंड अगेन रीइवॉल्वेट हो जाता है एंड सो ऑन। इस बात का कहने का मतलब ये है, अगर हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है, ड्यूरिंग उस प्रोसेस को थोड़ा एनहांस करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, मॉनिटर करती है कि वो बॉडी का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को थोड़ा इन्हांस कर दे, इवॉल्वेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। देन रीमोनिटर्ड, अब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन बॉडी रीमोनिटर्ड करती है, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर लाने के लिए कोशिश करती है। इसी तरह देन री इवॉल्वेट एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेसेस मॉनिटर्ड, इवॉल्वेट, चेंज, रीमोनिटर्ड एंड री-इवॉल्वेट, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। आगे जाकर जब हम फीडबैक मैकेनिज्म के टाइप्स को पढ़ेंगे तो आई होप कि आप इसको और भी इजी वे से अंडरस्टैंड करेंगे। ईच मॉनिटर्ड वेरिएबल सच एज बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज लेवल एज टर्म अ कंट्रोल कंडीशन कॉल्ड स्टिमुलस। अब मॉनिटर्ड वेरिएबल सच एज बॉडी टेम्परेचर, अब क्या हो जाता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाती है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है वो मॉनिटर्ड हो जाता है, या ब्लड प्रेशर मॉनिटर्ड हो जाता है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर्ड हो जाता है। तो उस टाइम स्टिमुलस सेंड होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक स्टिमुलस क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड हो जाता है ब्रेन को, और ब्रेन क्या करती है, इंटरप्रेट करती है उस सिग्नल्स को, और देन रिस्पांस शो करती है कि वो दोबारा उस टेम्परेचर को, उस ब्लड प्रेशर को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करे, कंट्रोल कंडीशन में लाए। और इस कंट्रोल कंडीशन में लाने के लिए जो चीज़ हमारे ब्रेन को सेंड होती है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। A receptor monitor change in a control condition and send input a control center। अब रिसेप्टर्स होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि जो भी चेंजेस, जो भी मॉनिटर यानी जो भी चेंजेस हमारे नॉर्मल
कंडीशन में आ जाते हैं तो उस नॉर्मल कंडीशन में जो चेंजेस आ जाते हैं तो वह रिसेप्टर उस चेंजेस को लेकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के फॉर्म में वह सेंड करता है थ्रू कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर को इनपुट दे रहा होता है। कंट्रोल सेंटर कौन हो सकता है? ब्रेन हो सकता है या स्पाइनल कार्ड हो सकता है। अ कंट्रोल सेंटर, देन अ कंट्रोल सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर का काम क्या है? जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो उस रिसेप्टर ने उस चेंजेस को ले लिया और उस रिसेप्टर ने उस चेंजेस को सेंड कर दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या हो सकता है? ब्रेन हो सकता है या स्पाइनल कार्ड हो सकता है। अब कंट्रोल सेंटर का काम क्या है? सेट द वैल्यू एट विच अ कंट्रोल फॉर्म रिसेप्टर्स एंड जनरेट आउटपुट्स कमांड्स व्हेन दे आर नीडेड। अब कंट्रोल सेंटर ने एक वैल्यू सेट किया कि इसको हम रिसेप्टर ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे, उसके लिए एक वैल्यू सेट किया कि ये किस तरह से हम कंट्रोल कर सकता है। ये काम किसका है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड का। और देन आउटपुट जनरेट करता है, आउटपुट सेंड करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। कमांड भेजता है उस आर्गन को, उस सील्स को, उस अफेक्टेड एरिया को जो इफेक्ट हुई है। देन वो क्या करता है? कमांड सेंड करता है एज नीडेड, यानी जिस तरह की रिस्पांस चाहिए होता है उस जगह को, तो उस तरह का रिस्पांस सेंड करता है वापस उस जगह को। कौन? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या हो सकता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। देन एन इफेक्टर, वह कमांड, जो कमांड ब्रेन ने तैयार किया तो ब्रेन वह कमांड सेंड किस जगह को करता है? इफेक्टर को। इफेक्टर कोई भी आर्गन हो सकता है, कोई भी सेल्स हो सकता है, कोई भी बॉडी का रीजन हो सकता है। अब इफेक्टर क्या करता है? रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर से आउटपुट को लेता है एंड प्रोड्यूस अ रिस्पांस दैट अल्टर्स द कंट्रोल कंडीशन। और जो रिस्पांस जो लिया तो वो क्या करता है? कंट्रोल कंडीशन को अल्टर करता है। अल्टर मतलब उसमें चेंजेस ला रहा होता है। अगर खुदा न ख्वास्ता ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमारे पास हाई हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस टाइम रिसेप्टर्स मैसेज देता है ब्रेन को। ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर में कमांड जो है वो रेडी हो जाता है, कमांड जो है वो इंटरप्रेट हो जाता है, रिस्पांस शो करता है और वो रिस्पांस आउटपुट वो सेंड करता है इफेक्टर को, यानी आपकी ब्लड प्लाज्मा को। और ब्लड प्लाज्मा अपनी कंडीशन को क्या करती है? अल्टर करती है, ताकि उस कंडीशन को दोबारा क्या करे? वो कंट्रोल कर सके। ऑपरेशन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ द रिसेप्टर सम स्टिमुलस डिस्टर्ब एंड होमोस्टेसिस बाय। अब हमारे पास किसी भी वजह से हमारे हेमोस्टेसिस में क्या आ गया? डिस्टर्बेंस आ गया। बॉडी के इंटरनल कंडीशन में क्या आ गया? चेंजेस आ गए। ठीक है, तो लेट सपोज हम ब्लड प्रेशर लेते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम रिसेप्टर है मैसेज सेंड करते हैं। किस चीज़ को? ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। मैसेज को यानी इनपुट दे दिया रिसेप्टर्स ने कि ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया है बॉडी का। तो उस टाइम क्या हो जाता है? ब्रेन जो कि कंट्रोल सेंटर कहलाता है वो इंटरप्रेट करता है उस चीज़ को और देन नर्व इम्पल्सिस के थ्रू वापस क्या करता है? आपके हार्ट को, आपके ब्लड वेसल्स को एक कमांड देता है एज पर नीडेड। और देन हार्ट और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? उसमें अल्टरेशन आ जाती है और उस तरह से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक नॉर्मल रेंज में वापस चला आता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस बोलते हैं। और जिस सिस्टम के थ्रू ये हो रहा है इस सिस्टम को हम फीडबैक सिस्टम। नाउ द फीडबैक मैकेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स. The first one is positive feedback mechanism or positive feedback control, and the second one is negative feedback mechanism or negative feedback control. अब ये दोनों इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वाइवा टाइप क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, कोई भी स्टेटमेंट, उसके नीचे आपसे पूछ रहा होता है कि ये यहाँ पर कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसके अलावा वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है।
तो उस टाइम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है, एक लॉजिकल डिफरेंस है। तो आगे जाकर हम दोनों को एक्सप्लेन भी करेंगे एग्जांपल के थ्रू, और दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आई होप कि उसके बाद आपको किसी किस्म की MCQs को अटेम्प्ट करने में, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, या आपसे वाइवा में पूछा जाए कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होगी। सो आगे जाकर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। याद रखिएगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल वो मैकेनिज्म है जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अल्टरेशन आ जाता है। यानी अगर हम एग्जांपल ले ले ब्लड प्रेशर की या ब्लड ग्लूकोज लेवल की, अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हद से ज़्यादा या डिक्रीज हो जाता है, यानी अल्टरेशन आ गया, चेंजेस आ गया बॉडी के अंदर, तो उस टाइम आपके रिसेप्टर्स, जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए, वो हम मैसेज दे रहा होता है आपके ब्रेन को, और ब्रेन फिर आउटपुट सेंड करता है हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, कि जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा से रीमोनिटोर हो जाए। तो उस मैकेनिज्म को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि बॉडी के अंदर जितने भी रेगुलेटरी प्रोसेस होते हैं उसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए ज़रूरी है, कंडीशन है कि आपके बॉडी के जो नॉर्मल है, जो होमोस्टेसिस है, जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसमें अल्टरेशन आएगा, और अल्टरेशन के बाद रिसेप्टर जो है वो इनपुट देगा आपके कंट्रोल सेंटर को, और देन आपके कंट्रोल सेंटर जो है वो आउटपुट देगा किसी ऑर्गन को, किसी सेल्स को, किसी टिश्यूज़ को, और वो दोबारा होमोस्टेसिस को रीमोनिटोर करेगा। तो उस सिस्टम को हम नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। आगे जाकर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से या आउटर फैक्टर्स की वजह से आपके ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो उस टाइम बैरो रिसेप्टर, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने इनपुट दे दिया ब्रेन को, कंट्रोल सेंटर्स को, इन द फॉर्म ऑफ नैरो इम्पल्सेस। ब्रेन ने क्या किया, इंटरप्रेट किया, डिसीजन मेकिंग किया, एंड एज पर नीडेड ब्रेन ने आउटपुट दे दिया ब्लड वेसल्स को और हार्ट को कि वो दोबारा से उस हेमोस्टेसिस को बरकरार करे, उस बॉडी की बैलेंस स्टेट में लाए बॉडी को। तो इस टाइप की फीडबैक मैकेनिज्म को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। यानी पहले जो आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम था, जो बैलेंस स्टेट था, हेमोस्टेसिस में था आपकी बॉडी, उसमें अल्टरेशन आ गया। आफ्टर द अल्टरेशन क्या हुआ, मैसेज सेंड कर दिया आपकी कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर ने आउटपुट दे दिया आपकी हार्ट को, आपकी ब्लड वेसल्स को, और देन ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। तो उस टाइप की फीडबैक मैकेनिज्म को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए ये बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आपकी बॉडी के इंटरनल हेमोस्टेसिस में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आता है। बात क्या होती है यहाँ पर, लॉजिक है, इस लॉजिक को समझना चाहिए कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बॉडी के अंदर अल्टरेशन आ जाती है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक काम पहले से हो रहा है बट वह काम स्लोली हो रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वह काम, वह वर्किंग जो हो रहा है उसको थोड़ा और एक्सेलरेट करना पड़ता है, उसको थोड़ा और एनहांस करना पड़ता है। तो उस टाइप की फीडबैक मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को लॉजिक समझ आ गया होगा, और अब आपको किसी भी स्टेटमेंट का MCQs अटेम्प्ट करने में या वाइवा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं होगी। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उस टाइम बेबी के हेड ने टच कर दिया सर्विक्स को। सर्विक्स जो कि विजाइना और यूटेरस के बीच प्रेजेंट होता है। जब बेबी के हेड ने सर्विक्स को टच कर दिया उस टाइम सर्विक्स ने क्या किया, सर्विक्स की स्ट्रेचिंग काज हो गई, सर्विक्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गई। तो सेम उसी टाइम रिसेप्टर्स मौजूद थे सर्विक्स के ऊपर। उन रिसेप्टर ने मैसेज दे दिया आपके कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को। ब्रेन ने उस मैसेज को इंटरप्रेट कर दिया कि इस काम को थोड़ा और भी एनहांस करना है। ठीक है, तो एनहांस करने के लिए कंट्रोल सेंटर ने यानी ब्रेन ने मैसेज दे दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूप से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया। ऑक्सीटोसिन जो कि एक स्पेशल टाइप के हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूप से सिक्रीट होते हैं। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि ये विजाइना या सर्विक्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को एनहांस करता है। तो ऑक्सीटोसिन आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया कि सर्विक्स में अपना फंक्शन परफॉर्म किया, विजाइना और सर्विक्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को थोड़ा और भी एनहांस कर दिया ताकि ये बेबी जो है वो इजीली डिलीवरी हो जाए बेबी के। तो इस टाइप की फीडबैक मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। एंड ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्विक्स एंड विजाइना जो बेबी है वो इजीली डिलीवर हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को लॉजिक समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक काम पहले से हो रहा है उसको थोड़ा और भी एनहांस करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जो फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है उसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम में फंक्शन में कोई भी अल्टरेशन आ जाती है, उस अल्टरेशन को रीमोनिटोर करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए जो सिस्टम काम कर रहा होता है उसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। ये जो कि एक शॉर्ट सा यूनिट है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड यूनिट है जो कि जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर फर्स्ट की, मगर ये वाला यूनिट यानी होमियोस्टेसिस आगे जाकर आपको हर एक चैप्टर में आपको ज़रूर रिमाइंड होगी, क्योंकि आगे जाकर अगर यहाँ से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके हर एक टॉपिक में, हर एक यूनिट में हेमोस्टेसिस की बात हो रही होती है तो फिर आप लोगों को मसला हो सकता है। सो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ गया होगा। फिर भी अगर इस वीडियो लेक्चर में जिस भी स्टूडेंट को जिस टाइप का मसला हो तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकता है। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।